नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारी जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सहित राज्य के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर भी अमित शाह हमलावर देखे। कांग्रेस के हिसाब मांगने को चुनौती दी और कहा कि बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ऐसे में सवाल यह कि अमित शाह का महेंद्रगढ़ पहुंचना क्या ओबीसी समाज को साधने की दिशा में यह कदम कितना कारगर साबित होगा? क्या शाह की यह रणनीति कांग्रेस को चित कर पाएगी? क्या बीजेपी की तैयारियां विधानसभा चुनाव की डगर को आसान कर पाएंगी? यह भी एक सवाल है। तो ओबीसी समीकरण साधने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जुटे हुए हैं। कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है और ऐसे में क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या कांग्रेस को और ज्यादा टक्कर मिलेगी? और कितनी चुनौतियां कांग्रेस के लिए हैं, बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां? तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह का यह दूसरा दौरा रहा। हरियाणा मांगे हिसाब पर अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि मैं हरियाणा में अपने 10 साल का पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। अब 10 साल का हिसाब से कांग्रेस अपने करप्शन का हिसाब दे और हुड्डा अपने 10 साल के कुशासन का हिसाब दे। लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को दे कह कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वह अमित शाह की सोच और संदेश को लेकर हरियाणा में घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार के चैलेंज को लेकर कहा कि हरियाणा में जो दशा है वह जनता जानती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में कांग्रेस अलग अलग जगह पर लोगों के बीच जाएगी। लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तस्वीर दिखा दी। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। 10 साल तक सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांगे। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। इस 10 साल में प्रदेश को कहां पहुंचाया इन्होंने? बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में पूरा प्रदेश असुरक्षित, जो है ना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें केंद्र का है, उसमें असुरक्षित डिक्लेयर किया गया हरियाणा को। और खेल खिलाड़ी तो आप देख रहे हो क्या दुर्गति हो रही, नीति गई और उनकी जो अपमानित हुई हमारी बेटियां, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने, तो इस वास्ते ये सारा हिसाब लेंगे उनसे।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की नजरें अब विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। इसी दिशा में एक दूसरे से 10 साल का हिसाब लेकर बीजेपी और कांग्रेस जनता की नजरों में खुद को हीरो और विरोधी पार्टी को जीरो बनाने में तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज, हरियाणा। तो क्या कहता है शाह का दौरा, कितनी मुकम्मल ये तैयारियां सिरे चढ़ेंगी, तमाम सवाल हैं, क्योंकि सियासत प्रदेश की दिनों दिन गर्म होती जा रही है और कोई भी दल, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मुख्य मुकाबला इन दोनों दलों के बीच है, एक दूसरे से कम नहीं छूट रहा। महेश, सवाल यह कि जो रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है, अमित शाह बना रहे हैं, ये दौरा कितना कारगर साबित होगा, क्या लग रहा है? देखिए, अलग अलग फैक्टर्स पे मैं इस पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप जगह को समझिए। जगह वो इलाका जो कि जाटों की संख्या सबसे कम, जगह वो जहां पर किसान आंदोलन का सबसे कम असर देखने को मिला था, जगह वो दक्षिण हरियाणा जहां पर अहिर का क्षेत्र और जहां पर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी भारतीय जनता पार्टी को बीते 2 सालों में, अगर मनोहर 1 सरकार की बात की जाए, मनोहर 2 सरकार की बात की जाए, बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर चुनावी फर्टिलिटी कहीं देखने को मिली तो उसी इलाके में देखने को मिली। दक्षिण हरियाणा कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सुरक्षित हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी को डे 1 से मिलती रही है। अब यहां पर मैं अमित शाह के उस बयान का जिक्र करना चाहूंगा। बेहद महत्वपूर्ण हर एक शब्द है और उस हर एक शब्द को समझने की जरूरत यहां पर मुझे महसूस हो रही है। ओबीसी भाइयों का जिक्र कर रहे हैं तो ओबीसी जातियों को एक तरीके से उनका ध्रुवीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर जो यहां पर है वो नायब सिंह सैनी ओबीसी जाति से आते हैं, तो ओबीसी जातियों का ध्रुवीकरण बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सामने रखकर यहां भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह भी ओबीसी जातियों को साधने की उन्हें ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही खास बात जो दूसरी बोल रहे हैं, मैं बनिए का बेटा हूं और पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। मुझे एक और महत्वपूर्ण इस पूरी कहानी के पीछे एक तथ्य नजर आता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में एंट्री की तैयारी कर रही है। हालांकि अपने कानूनी पेचीदगियों में इस वक्त अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, लेकिन सूत्र किसी तरह का एक इनपुट यहां पर यह भी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है। इस तरह की तैयारियां हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा जो है उनका सामने किया जा सकता है। अब अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे को आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में सामने कर दे तो फिर बनिया वोट जो है वो छिटक सकता है। गैर जाट कैटेगरी जो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में मानती है, गैर जाट के बड़े हिस्से में यहां पर जो है बनिया कैटेगरी भी आती है और बनिया कैटेगरी अगर जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ झुक जाती है तो ये बड़ी चिंता का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। और यही वजह है कि यहां पर ओबीसी जातियों को साधने के अलावा अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि मैं बनिए का बेटा हूं, यानी बनिया होने के नाते वो बार बार हरियाणा प्रदेश में आएंगे और बार बार ये कहने की कोशिश करेंगे कि बनिया अरविंद केजरीवाल नहीं है, बनिया तो मैं हूं, मेरे नाम पर वोट दीजिए। तो ये जातिगत जो ध्रुवीकरण है वो यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। और एक और हालांकि बेहद शुरुआती इनपुट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल हिसार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करें। अगर किसी तरह की कानूनी पेचीदगियां अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं आती हैं तो ये गैर जाट पूरा इलाका है, बनिया जो है वोटर यहां पर डिसाइडिंग, बनिया और पंजाबी वोटर यहां पर डिसाइडिंग माना जाता है। और मौजूदा जो बीते 10 सालों का जिक्र करें तो यहां पर बनिया ही जो है जीत हासिल करता रहा है। तो ऐसे में हिसार विधानसभा क्षेत्र एक बेहद सुरक्षित इलाका अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है और यहीं से बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। इस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अमित शाह के पास भी इसी तरह के इनपुट हैं। उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर बनिए के चेहरे को सामने कर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करेगी तो उससे पहले ही खुद अमित शाह यहां पर बनिए के बेटे बन गए हैं। देवेंद्र, क्या कहती है शाह की रणनीति, कांग्रेस को टक्कर देगी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया वो एक चुनौती बनती हुई नजर आएगी, आने वाले समय में क्या संभावनाएं लग रही है? देखिए सौरभ, इस तरह के जो बयान है या शब्द है उसका इस्तेमाल अगर चुनाव से 5-10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हो तो मेरे को लगता है उसका असर हो सकता है। अभी चुनाव में 2.5-3 महीने पड़े हैं, इसके बाद पता नहीं किस किस तरह के बयान आएंगे, चीजें पीछे छूट जाएंगी। आप देखिए ओबीसी को
ओबीसी का होने के नाते नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की बागडोर दी गई है। और आप देखिए ओबीसी 30% वोट है, हरियाणा की 2,65,00,000 की आबादी में 30% वोट ओबीसी के माने जाते हैं और 20 एससी के। एससी का जो वोट है, दलित वोट है और जो कमजोर वर्गों का है, वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो बिखर गया है। लेकिन ओबीसी एक तरफा वोट जो 30% है, नायब सिंह सैनी को इसी इरादे के साथ, इसी मंशा के साथ ये बागडोर सौंपी गई थी। और दूसरी तरफ जब चुनाव हो गए हरियाणा में, नरेंद्र मोदी जो खुद बैकवर्ड अपने आप को कहते हैं, ओबीसी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बैकवर्ड का उनको फायदा भी मिला है मोदी जी को अपने, और पार्टी बीजेपी को भी मिला है। अब जब चुनाव होंगे 2014 के 19 के चुनाव में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों बार हरियाणा में आए और उनकी कैंपेनिंग जो थी, जो उनके भाषण थे, जो लोकप्रियता है, जो उनका चेहरा है, वो उसने असर दिखाया और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली 14 और 19 में दोनों बार। तो बैकवर्ड क्लास से प्रधानमंत्री खुद आते हैं और ओबीसी यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री है जो 30% वोट है। यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह किया गया है और एक टारगेटेड ये इवेंट मैं इसको कहूंगा बीजेपी की तरफ से, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जो जहां तक भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा मांगे हिसाब का जवाब है, मेरे को लगता है कि हरियाणा में आकर अमित शाह उनको झकझोर गया कि हुड्डा साहब आप क्या कह रहे हैं, हाँ। आपका मुकाबला तो बहुत मजबूती से करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जैसे या मुख्यमंत्री को भी आने की जरूरत नहीं, आपके लिए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा एक प्रदेश अध्यक्ष आपकी बातों का जवाब और आपका हिसाब दे देगा। तो एक तरह से यहां आकर भूपेंद्र हुड्डा को झकझोर गए। लेकिन मेरा ये मानना है सौरभ, इस तरह के भाषणों का हालांकि सुनने में आज ये डायलॉग अच्छा लगता है, लेकिन इसका आखिर तक असर रहेगा ये नहीं है। इसके बाद पता नहीं क्या क्या बयान आएंगे, नेता आएंगे, 2 दिन की बात है, उसके बाद सब भूल जाएगा। तो इन चीजों का असर मेरे को दूरगामी होने वाला नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम जिक्र भी करते आए हैं कि दक्षिणी हरियाणा पर बीजेपी की नजर है, जीटी रोड बेल्ट पर पूरी नजर है और पकड़ बनाने की कोशिश दिनों दिन की जाती रही है। इस बार का यह दौरा कितना कारगर साबित होगा? हुड्डा का जो हरियाणा कांग्रेस मांगे हिसाब, इस तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी कटाक्ष करते नजर आए। तीखे शब्दों में महेश ने भी जिक्र किया कि बनिए के बेटे का एक कोट भी उन्होंने जोड़ा वहां पर। हरियाणा की सियासत पर इसका असर कितना नजर आएगा? देखिए, सबसे ज्यादा मुझे हैरानी की बात रही कि आज बीसी सम्मान सम्मेलन में जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी यहाँ मौजूद नहीं थे। कारण था कि उनके फैसले को बदला जाना था। मतलब जो क्रीमी की सीमाएं जो केंद्र सरकार जो है 2018 में कर चुकी है, भाई जो सीमा है, आय की सीमा 8 लाख की निर्धारित कर चुकी थी, राज्य सरकार ने 6 लाख कर रखी थी। मतलब इतने समय के बाद भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सीमा 8 लाख रुपए नहीं की और इसकी पीड़ा झलकी भी। राव इंद्रजीत ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हरियाणा में कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तो ये बीसी का जो पहले जो अधिकार था वही दिया गया है जो उनके लिए पात्र थे। मतलब जो केंद्र सरकार का जो फैसला था, हरियाणा सरकार उसको लागू ही नहीं कर रही थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। इसलिए मनोहर लाल जी का इस सम्मेलन में नहीं आना यही किस बात को दर्शाता है। हालांकि देखिए, दिल्ली के अंदर वो उपलब्ध थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सुक्खू से उनकी मुलाकात थी, तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो ना आते। लेकिन उनका ना आना भी इसमें बहुत कुछ कह जाता है। और देखिए, सबसे पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में कभी जात पात का उल्लेख नहीं होता। अब ये पहली बार हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जात पात का उल्लेख होने लगा है। सबसे पहले शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कही कि उन्होंने कहा कि ये अमित शाह आते तो वैसे बनिया बिरादरी से हैं, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं। तो उसके बाद भी अमित शाह ने अपने भाषण में उल्लेख किया और कि मैं तो बनिया का बेटा हूं, पूरा हिसाब साहब पाई का हिसाब लेकर आया हूं। और ये भी बीसी में भी देखो, एक बात जात पात के आधारित ही भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है। और एक बात है कि पार्टी की तरफ से प्रयास तो है, अब जो है जो पिछड़ा वर्ग को रिझाने के लिए प्रयास कर रही है और उस बात को जोड़ने के लिए। देखिए, सम्मेलन में उपस्थिति काफी थी, इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहां पर जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जब जिक्र आया तो लोगों ने खूब तालियां बटोरी। हालांकि पूर्व मंत्री अनिल विज भी वहां मौजूद थे, उनके नाम का तो उल्लेख अमित शाह ने नहीं किया, लेकिन जो है अपना कैप्टन अभिमन्यु का और ओम प्रकाश धनखड़ का अवश्य उल्लेख किया। तो इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ हो पाएगा, चुनावी लाभ कितना होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग का हक था वही मिला है। और देखिए, ये घोषणा अमित शाह ने की, जो क्रीमी की सीमा 8 लाख करने की घोषणा थी, अमित शाह ने की। और तभी जो है नोटिफिकेशन की कॉपी भी आ गई, नहीं तो कई घोषणाएं हो जाती हैं और नोटिफिकेशन होता ही नहीं है। जी वीरेंद्र जी, घर घर जाने की जो मुहिम बीजेपी चला रही है, इसका कितना फायदा होता नजर आएगा? और लोगों की नाराजगी की बात करें तो केंद्र नेतृत्व को भी पता है बीजेपी के कि जाटों में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है,
तो उस तरफ जाने का मूड ही नहीं बना रही पार्टी को जाना है गैर जाति वोट के साथ। तो अब ये जो घर घर जाने की मुहिम है वो कितनी कारगर होगी, क्या जनता का विश्वास जागेगा? देखिए, ये सब राजनीतिक अभियान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है, उनके काम कराने की व्यवस्था है। देखिए, पार्टी के संगठन की तो अभी जो मोहनलाल बॉडी को अध्यक्ष बनाया गया, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी को कितनी सक्रियता दे पाते हैं। पार्टी के वैसे ही कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब एक पेड़ मां के नाम पे लगाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह पार्टी के अभियान ही अपने आप में है। और लेकिन इस तरह जब हरियाणा के चुनाव के समय में अब जो नए वोटर बनाने का इसका काम भी जो पार्टी के स्तर पर किया जाए, पार्टी की गतिविधियां और सक्रियता तो रहती है और जगह जगह सम्मेलन भी हो रहे हैं। अब जातिगत आधार पर सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो हताश और निराश है। उन कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं के अपने काम नहीं हो रहे, उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। हालांकि देखिए, आज अमित शाह जी ने भी कहा कि ये कॉमन मैन है, सीएम नहीं है, मतलब सीएम है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन नायब सैनी भी कितना कुछ कर नहीं है, कितना समय मिला है उनको। अगर पार्टी ने ये परिवर्तन करना था मुख्यमंत्री का पद का, तो पहले किया जाता, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता। लेकिन अब जो है पार्टी के अंदर ये देखने वाली बात है कि पार्टी कितनी सक्रियता के अंदर जो कार्यकर्ताओं को जो विश्वास जीत सकती है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा सकती है। महेश, दावे तमाम किए जा रहे हैं केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अहिरवाल बेल्ट से होता हुआ रास्ता निकलता है, दक्षिण हरियाणा से होता हुआ रास्ता निकलता है, क्या ये माना जाए? देखिए, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि सबसे पहला अगर सुरक्षित इलाका हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई अपने लिए मानती है तो फिर अहिरवाल का इलाका ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित इलाका माना जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे सुरक्षित इलाके का जिक्र किया जाए तो फिर जीटी बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तवज्जो देने की कोशिश करेगी। जिक्र मैं तीसरे इलाके का करूं, यहाँ पर जो एक पूरी बेल्ट बनती है, आप दिल्ली से बाहर निकलिए सीधे रोहतक से महम होते हुए आप हिसार पहुंचेंगे, उसके बाद हिसार से फतेहाबाद होते हुए आप सिरसा तक पहुंचेंगे। यानी पूरा रोहतक जिला, झज्जर जिला, सोनीपत जिला, इसके अलावा हिसार जिला और सिरसा जिला, ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा अपने लिए संभावनाएं नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जाटों की संख्या अच्छी खासी इस पूरे इलाके में देखने को मिलती है। जींद के इलाके का भी मैं जिक्र करूंगा, जाट बेल्ट, ये पूरा इलाका, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम संभावनाएं नजर आएंगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री हर वो फैसला जो कि जनता चाहती है वो करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। चाहे अभी ओबीसी सर्टिफिकेट का जिक्र किया जा रहा था, आय सीमा का जिक्र किया जा रहा था, जो कि केंद्र की तरफ से 8 लाख पहले ही कर दी गई थी, लेकिन हरियाणा में उसे 6 लाख पर ही सीमित रखा गया था। लगातार जो है इस बात का विरोध भी किया जा रहा था समाज की तरफ से, लेकिन अनसुना कर दिया गया था मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। अब हर वो कोशिश जो नायब सिंह सैनी सरकार के पैसे से जनता को सुविधा देकर कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं। चाहे 100 गज के मुफ्त प्लॉट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की योजना हो, जिसे जमींदोज कर दिया गया था, एकाएक लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही उसी लिस्ट को उठाकर 100 गज के प्लॉट जो है बांटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर नजर आई और रातों रात ये प्लॉट्स बांटने की जो तैयारी है गरीबों को वो की गई। तो यकीन चूंकि दलित वोट का जो ध्रुवीकरण है, जो अनुसूचित जाति के लोगों के वोट्स का जो ध्रुवीकरण है वो यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर आया था। उसी के बाद यह तय किया गया कि 100 गज के मुफ्त प्लॉट भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे और उसी चुनावी नतीजे के तहत लगातार जो वोटों का बंदोबस्त करने के मकसद से यहां पर 100 गज के मुफ्त प्लॉट भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एंटी इनकमेंसी के जहर को कम करने की नायब सिंह सैनी अपने हद तक यहां कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि समय कम है इसलिए चुनौती बेहद बड़ी है, लेकिन किसी भी हद तक कह सकता हूं कि न्यूट्रलाइज यहां पर एंटी इनकमेंसी को करने की कोशिश नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। किस हद तक चुनाव के दौरान मतदान तक कर पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन कोशिशों की जहां तक बात है तो नायब सिंह सैनी किसी हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब तो होते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र शाह अपने संबोधन में ये कहते नजर आए कि कांग्रेस आंकड़ों के साथ आए और आंकड़ों पर बात करे। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। उन्होंने वो तमाम जो योजनाएं थी उनमें होने वाले खर्चों का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी भी रही है। मंडल आयोग की सिफारिशों का भी जिक्र उन्होंने यहां तक कर दिया। क्या शाह के ये दावे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे? देखिए सौरभ, पिछले एक हफ्ते से हरियाणा मांगे हिसाब जो कैंपेन शुरू किया है, ये आक्रामक तरीके से कांग्रेस ने शुरू किया है और लोगों का भरोसा, लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि हम आपकी इंसाफ की
भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आरोप सरकार पर लगते हैं, हम उस लड़ाई को आपके लिए लड़ रहे हैं, इस तरह का प्रभाव छोड़ने की कोशिश थी। लेकिन अमित शाह भी पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस मांगे हिसाब को कई दिन हो गए हैं, तो पूरी तैयारी करके वो ये आए थे कि उन्होंने वार पर पलटवार कैसे करना है। हालांकि उन्होंने आंकड़े दिए, वो कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आंकड़े साबित करते हैं चीजों को कि ये आंकड़े कोई फर्जी नहीं है। अब स्थिति दिलचस्प हो गई है, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा, जिसको भूपेंद्र हुड्डा आजकल बहुत एक्टिव किए हुए हैं, पूरे हरियाणा का अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, खासतौर पे जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस की भी नजर है बीजेपी के बाद। आप देखिए वर्कर्स सम्मेलन जो हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, जब 5 सीटें कांग्रेस ने जीती सीएम सिटी में 16 जून को हुआ, उसके बाद दीपेंद्र ने अपनी पद यात्रा शुरू की तो करनाल से की। तो जीटी रोड बेल्ट पर पूरा फोकस रख रही है, और जीटी बेल्ट कांग्रेस के साथ रही है ज्यादातर। लेकिन 14 और 19 की बात करें, जब से मोदी जी आए, बीजेपी का जब उफान हुआ, बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी मोदी जी के आने के साथ, तब से जीटी रोड बेल्ट को बीजेपी ने साध के रखा है। 2014 के चुनाव हो या 2019 के थे, अब बीजेपी फिर जीटी रोड पर लाई करिए, क्योंकि थोड़ा नॉन जाट एरिया, व्यापारी तबका है, और व्यापारी में बनिया पंजाबी ये वो लोग आते हैं जो ज्यादातर गैर जाट है, और दूसरा हीरवाल। तो बीजेपी ने जैसे कोई प्रोडक्ट पे या कार पे लिखा होता है ओके टेस्टेड, तो बीजेपी ने टेस्ट कर लिया है कि अहीरवाल और जीटी रोड बेल्ट हमें फिर कंट्रीब्यूट करेगी, फिर समर्थन देगी और फिर सरकार बनाएगी। ओके टेस्टेड वाला प्रोडक्ट की तरह बीजेपी ने मान लिया इस क्षेत्र को। जी बीरेन जी, जो बीजेपी की तैयारियां हैं हम भी देख रहे हैं, देखने को मिल रही हैं, लगातार मैराथन तैयारियां हैं। प्रदेश स्तर पर देखें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सौगातें दे रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से गैप था, उस गैप को फिल करने की कोशिश नायब सैनी सूबे के मुखिया कर रहे हैं। जितना भी उन्हें समय मिला उसमें बेहतर करने की कोशिश, जनता के बीच विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये, अगर पूरा तरह से कंसोलिडेट करके अगर हम इस तैयारी को देखें केंद्र से लेकर राज्य के स्तर तक की, क्या कांग्रेस उतनी तैयार नजर आ रही है? कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में देख लीजिए, आपको अनुशासन दिखाई देगा। कांग्रेस में अब देख लीजिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सिरसा के जिले में जाते हैं तो कुमारी शैलजा नहीं आती, और अगर वो मान लीजिए कि करनाल के अंदर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां जो शैलजा समर्थक है, शमशेर सिंह गोगी विधायक हैं, वो नहीं आते। तो मतलब कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी में तो एक अनुशासन है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के आज अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का जो मुकाबला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। हरियाणा में मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा ही है, इसलिए आज उन्होंने अपने भाषण में बार बार हुड्डा के नाम का जिक्र किया, हुड्डा पर ही प्रहार किया। बिल्कुल, अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को कितनी टक्कर दे पाती है और आम जनता में कितना विश्वास बीजेपी के लिए जागता है या कांग्रेस के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।